गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन का पहले क्वेश्चन किस रिगार्डिंग में है? कच्छतीवू आइलैंड के रिगार्डिंग में। हालांकि हमने इसे पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट अभी फिर से न्यूज में थी, आपके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे थी। क्यों थी? तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि कच्छतीवू आइलैंड जो पहले डिस्प्यूटेड टेरिटरी हुआ करती थी, कांग्रेस के एरोगेंसी के चलते श्रीलंका को चली गई। ऐसा बयान निकल कर सामने आया है। मैंने यहाँ पहले भी कहा है कि चीजें तो बहुत होती हैं अपने आसपास में, हमें क्या करना है, हैंड पिक करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा उसको। कीवर्ड क्या निकला यहाँ से? कच्छतीवू आइलैंड, तो पढ़ेंगे ना, जानेंगे ना, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन पे आने से पहले पूरी बात समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा और मजा भी आएगा। कच्छतीवू आइलैंड पहले भी डिस्कस कर रखा है, फिर से करते हैं। क्या एक आइलैंड जो इन बिटवीन श्रीलंका और इंडिया है, ठीक है। श्रीलंका की एक आइलैंड है, डेल्टा आइलैंड, जो रिमोट आइलैंड है, उससे कुछ ये 24 किलोमीटर की दूरी पे आता है। और इंडिया की रामेश्वरम आइलैंड है, वहां से कच्छतीवू आइलैंड 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है, ठीक है। रामेश्वरम आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पे लाई करता है कच्छतीवू आइलैंड। और 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके चलते ये फॉर्म हुआ था। क्या? कच्छतीवू आइलैंड, ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड आइलैंड है, फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये था रमनाथपुरम जो राजा थे उनके अंडर में, फिर ब्रिटिश राज आए और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही इंडिया और श्रीलंका साथ साथ कर रहे थे। फिर ब्रिटिश राज चली गई तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये डिस्प्यूट हो गई। श्रीलंका हमेशा क्लेम पुट करता था कि कच्छतीवू आइलैंड किनकी है, मेरी है। डिस्प्यूट था ही इस पे। तो फिर 1974 में इस डिस्प्यूट पे पूर्ण विराम लगाया इंदिरा गवर्नमेंट ने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गवर्नमेंट की, मतलब इंदिरा गांधी जी जो थी, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंकन काउंटर पार्ट के साथ और रिकॉग्नाइज किया कच्छतीवू आइलैंड को उनकी टेरिटरी के तौर पे। मतलब 1974 में एग्रीमेंट साइन किया गया था इंदिरा गांधी मैम के द्वारा, जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कच्छतीवू आइलैंड को श्रीलंकन टेरिटरी में, ठीक है। रिकॉग्निशन दे दिया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई भला उनके साथ? तो कहा जाता है कि उस टाइम में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा प्रेशर था इंडिया के ऊपर। तो नेबरिंग कंट्री से सपोर्ट गार्नर करना था, इसीलिए उनको खुश करने के लिए दे दिया था, ठीक है। सपोर्ट चाहिए था नेबरिंग कंट्री से, इसीलिए डिस्प्यूट को एंड करके कच्छतीवू आइलैंड की टेरिटरी श्रीलंका को दे दी थी इंदिरा गांधी मैम ने। बट ये जो काम किया ना उन्होंने, उसका उन्होंने परमिशन नहीं लिया, पार्लियामेंट को कंसल्ट नहीं किया था इस एग्रीमेंट को साइन करने से पहले। यूनिलैटरल डिसीजन था उनका ये। खैर, उनका बिलीव था कि इंडिया गेन करेगा श्रीलंका का सपोर्ट। इंपॉर्टेंट था उस टाइम में क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था। और इस एग्रीमेंट में ये बात कही गई कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट अलाउ किया गया इंडो फिशर्समैन को जो वहां पे जा सके, अपने जो नेट्स हैं उनको ड्राई कर सके, सुखा सके। और उस आइलैंड पे एक कैथलिक इंश्राइन है, सेंट एंथनीज की चर्च है। उस एग्रीमेंट में ये बात कही गई कि अगर कोई वहां चाहे तो बिना वीजा के जा सकता है, अपने प्रेयर को ऑफर कर सकता है, ठीक है। इस एग्रीमेंट में ये सारी बातें भी कही गई थी, ठीक है। चलो हो गया, जान लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लिया, कैसे फॉर्म हुआ ये जान लिया, क्या था एग्रीमेंट ये भी जान लिया, मोदी जी ने क्या कहा ये भी जान लिया। अब मोदी जी ने कहा तो जो अपोजिशन है वो तो शांत नहीं रहेंगी। तो खड़गे साहब जो है उन्होंने कहा ठीक है, आपने ये बोला सही बात है, आपने भी तो बांग्ला लैंड पैक्ट साइन किया था। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, बांग्ला लैंड पैक्ट जानना जरूरी हो जाता है, तो जानेंगे ना क्या है बांग्ला लैंड पैक्ट। इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, ये मान लो ये हमारा इंडिया है और ये मान लो बांग्लादेश है, ठीक है। आजादी के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे बांग्लादेशी इनक्लेव्स इंडिया में थे, मतलब इंडिया की टेरिटरी में बांग्लादेश के इनक्लेव्स थे, ठीक है। और बहुत सारे इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडियन इनक्लेव्स बांग्लादेश के टेरिटरीज में भी थे। इनका आदान प्रदान कैसे हो, लैंड को उखाड़ के वो उधर तो भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनक्लेव्स थे यहाँ पे लोग रहते थे, उनको परेशानियां होती थी। क्यों? क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी थी, इंडियन इनक्लेव था। कहाँ था? बांग्लादेश में था। यहाँ पे रहे इंडियन लोग रहे थे, उनको परेशानी होती, इनके ऊपर, इनके पास कोई भी इंडियन वेलफेयर स्कीम नहीं पहुंच पा रही थी, ना ही वो कहीं स्कूल जा पा रहे थे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ही पॉवर्टी और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन से गुजर रहे थे, ठीक है। सेम
इंडिया की टेरिटरी में बांग्लादेश के जो इनक्लेव्स थे वो भी थे, उनको भी सेम वही परेशानी गुजरना पड़ रहा था। इंडिया एज अ होस्ट कंट्री बांग्लादेशी जो इनक्लेव्स थे उनको केयर करता था, सेम बांग्लादेश एज अ कंट्री जो इंडिया का इनक्लेव्स था उनका केयर करता था। बट इस इशू को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, इसको बहुत ही स्ट्रेंज बॉर्डर कहा जाता है इसी रीजन से। 1974 में इसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया और डील साइन की गई कि इनक्लेव का ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बट क्योंकि इंडिया लॉस कर रहा था 40 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड, इसीलिए इसको रेटिफाई नहीं किया गया, तो प्रॉब्लम वैसे ही मेंटेन रही। 40 साल बाद 2015 में जो हमारी गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ साइन करती है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, और उसमें क्या कहा गया कि जो इंडिया में बांग्लादेश की इनक्लेव्स है वो इंडिया में ही रह जाएंगे, और बांग्लादेश में जो इंडियन की इनक्लेव्स है वो बांग्लादेश में ही रह जाएंगे। मतलब ये जो बांग्लादेशी इनक्लेव्स इंडिया में थे वो इंडिया की हो गई, और जो इंडियन इनक्लेव्स बांग्लादेश में थे वो बांग्लादेश के हो गए। अब आप पूछोगे तो वहां पे जो रह रहे थे लोग उनका क्या हुआ, तो बाबू यहाँ पे ना अभी 3rd जनरेशन के लोग रह रहे थे और वो वहीं पे रह गए। ठीक है, उनका था कि हमें नहीं जानना इंडिया, उनका था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने हमें सब कुछ दिया है तो हम यही रहेंगे, हम बांग्लादेशी ही कहलाएंगे। और सेम यहाँ पे जो बांग्लादेशी इनक्लेव थे जहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे थे उन्होंने भी नहीं इंडिया छोड़ा, वो भी वहीं रह गए। ऐसा कहा गया था कि इस एग्रीमेंट के बाद बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज क्राइसिस होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, लोग वैसे ही रह गए जो कि त्यों रह गए। तो ये था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। तो इसी के लिए कहा किसने, कांग्रेस की सरकार ने, कि आपने भी तो लैंड पैक्ट साइन किया था। तो समझ लिया हमने क्या था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंडर में ट्रांसफर किया गया था 111 इनक्लेव्स फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश और 51 फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, टू इंडिया। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखो मैंने जो बताया यहाँ पे वो यहाँ पे फिगर के रूप में, जैसे मान लो ये बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में इंडिया का इनक्लेव है। ठीक है, कई कई बार ऐसा भी हुआ गया कि मतलब बहुत ही कम कंट्रीज में ऐसा देखा गया है 3rd ऑर्डर इनक्लेव। क्या होता है 3rd ऑर्डर इनक्लेव, मान लो ये बांग्लादेश है, पूरा बांग्लादेश के अंदर इंडिया का इनक्लेव है, बट फिर इंडिया के इनक्लेव के अंदर बांग्लादेश का है टेरिटरी, और फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया का इनक्लेव है। तो देख रहे हो आपको यहाँ जाने के लिए कितना क्रॉस करना पड़ रहा है ना। तो इसी को कहते हैं 3rd बॉर्डर इनक्लेव, और ये कहीं भी वर्ल्ड में नहीं देखा गया जितना इंडिया में देखा गया। क्या कहते हैं इसको, 3rd बॉर्डर इनक्लेव। इसको काउंटर बॉर्डर भी कहते हैं, हालांकि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आपने जान लिया लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, आपने जान लिया कस्तीवो आइलैंड को लेके। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, नेहरू नून एग्रीमेंट। अब ये क्या हुआ भाई, तो बेरूबारी एक जगह थी, ठीक है, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, तो ये जो बेरूबारी जगह थी ये बांग्लादेश में आ रही थी और इंडिया में भी आ रही थी। हालांकि रेडक्लिफ साहब जिन्होंने बॉर्डर डीमार्केट किया था उनका कहना था कि बेरूबारी इंडिया में आएगी, बट वो लिखना भूल गए थे, जिस चीज का फायदा उठा के उस टाइम में जो बांग्लादेश थी वो ईस्ट पाकिस्तान थी, उन्होंने कहा कि ये हमारी हुई। डिस्प्यूट राइज हो गया किसको लेके, बेरूबारी को लेके। ठीक है, तो इसलिए नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ और कहा गया कि इस बेरूबारी जगह को हम डिवाइड कर देंगे, चला जाएगा ईस्ट पाकिस्तान के पास और आधा इंडिया के पास। चलो ठीक है, ये हुआ नेहरू नून एग्रीमेंट में। बट जो इंडिया वाला पार्ट था वो था वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल इसको अपनी टेरिटरी मानती थी, तो वेस्ट बंगाल गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है, और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, और चैलेंज किया आर्टिकल 3 को, जो बात करता है आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट नया बना सकते हैं, एरिया को अल्टर कर सकते हैं, उनकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी कंट्री में कर सकते हैं, दूसरे कंट्री के साथ ये काम नहीं कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट चली गई थी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, इसी को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस टाइम में, इस पे बेरूबारी केस का ऑर्डर दिया और कहा कि नहीं, पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 3, आपको अगर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना होगा। इसीलिए फिर आया 9th अमेंडमेंट एक्ट, नेहरू नून एग्रीमेंट को पास करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। समझ में आ गई बात पूरी, मुझे लगता है अच्छे से आ गई होगी। तो आपको आपका क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, बिल्कुल मिल गया होगा। जी हाँ, यहाँ पे दोनों बात सही है, आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट होगा, नेहरू नून एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा। हमने बहुत सारी चीजें सीखी जानी इस सेशन में, मुझे पता है लंबा हो गया होगा बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इस एरिया से आपको कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलो
एक ये रह गया, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है, श्रीलंकन की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन फिशर्समैन को कैच कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो कस्तीवू आइलैंड के आसपास में फिशिंग करते हैं, बट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि फिशरमैन कर सकते हैं, बट जब वो पकड़ते हैं तो उनका कहना होता है कि नहीं, एग्रीमेंट तो वायलेट नहीं कर रहे, बट आप फिश ट्रॉलिंग, बॉटम ट्रॉलिंग का यूज कर रहे थे, इसीलिए हम कर रहे थे। क्या कह रहे थे? बॉटम ट्रॉलिंग। क्या होता है बॉटम ट्रॉलिंग? तो मछुआरे क्या करते हैं, इंडियन फिशर्समैन क्या करते हैं, बहुत बड़ा नेट फेंकते हैं और उस नेट को खींचते हैं, ठीक है, फिशमैन नेट को खींचते हैं, जिसके चलते फिशेस पकड़ा जाती हैं, ठीक है। बट फिशेस के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स और एक्वेटिक मराइन एनिमल्स भी आ जाते हैं, जिसके चलते बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। श्रीलंकन गवर्नमेंट में इस टेक्निक को बैन कर रखा है, पर इंडियन फिशरमैन अभी भी यूज करते हैं, जिसके चलते मराइन इकोसिस्टम पे लॉस होता है। इसीलिए ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट का, श्रीलंकन आर्मी का कहना है, इसीलिए हम इंडियन फिशरमैन को पकड़ते हैं, ठीक है। जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये फिश बॉटम ट्रॉलिंग को भी जाना था। चलो ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि फिशर्समैन अगर बॉटम ट्रॉलिंग का यूज कर रहे हो और अगर ये सच में इन्वायरमेंट के लिए, जो है बात सही बात है, वो इन्वायरमेंट के लिए खराब है, तो हमें उन्हें नई टेक्निक और नई चीजें देनी चाहिए ताकि वो अपना फिशिंग का जो टेक्निक है उसको चेंज कर सके, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सेशन फिर। रिसेंटली टैंटलम एक रेयर मेटल है, वो हाल ही में देखा गया है, किस नदी में पाया गया है बताइए। किस नदी में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम टैंटलम है उसकी खोज की गई है? ये की गई है सतलज में, ठीक है। टैंटलम रेयर मेटल, ठीक है। तो क्या सजेस्ट करता है कि अगर हम अच्छे से एक्सप्लोरेशन करेंगे तो बहुत सारे मेटल्स निकल सकते हैं। कहाँ मिला है? सतलज में मिला है, रेयर अर्थ मेटल है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उल का हम लोग नाम सुना था, जाना था, ये ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इस पे है सनन हाइडल प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने जाना था। फिर रावी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे पानी, शाहपुर कांडी डैम और शारदा पे क्या है, पंचेश्वर, ठीक है, पंचेश्वर हाइडल प्रोजेक्ट शारदा नदी पे, जिसको काली गंगा भी कहते हैं। चलो अमृत स्कीम न्यूज में है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? नॉडल मिनिस्ट्री क्या है अमृत स्कीम की, बताइए। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2015 वनडे एग्जाम में पूछते हैं, याद कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट ईयर पूछ लिया जाता है। अमृत स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 2015 में हुई थी। कंसर्न मिनिस्ट्री इसकी हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है। क्यों न्यूज में है? तो 39 एक्स्ट्रा एडिशनल सीवेज ट्रीटमेंट की मंजूरी दी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। किस सीवेज प्लांट की बात कर रहे हैं? तो मूसी रिवर फ्लड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है अमृत स्कीम? नाम से ये समझ में आ रहा है, प्रोवाइड करेंगे बेसिक एमेनिटीज जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज और स्टॉर्म वाटर, ठीक है, इसकी जो भी बेसिक एमिनिटीज है अमृत स्कीम के अंडर में ये बात की जाती है। और प्रमोट करता है ग्रीन स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज इसके अंडर में आता है, ठीक है। तो इस मिशन का फोकस एरिया क्या क्या है? वाटर सप्लाई को इंश्योर करना, सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट करना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को रिड्यूस करना, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब है, पब्लिक पार्क्स वगैरह भी इसमें आते हैं अमृत स्कीम के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को लेके हमने पढ़ा था जब हमने जाना था कि हमारी मोदी जी ने 100 रुपए कम कर दिया है एलपीजी के, है ना, और सब्सिडी भी इंक्रीज कर दिया, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। क्या था नोडल मिनिस्ट्री? जो लगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कल ही पढ़ा था हमने, क्या इंडिया साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, बहुत अच्छे से कल जाना था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पीएम सूरज, अच्छे से पढ़ा था बहुत टाइम पहले। क्या था इसमें? मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अंडर पीएम सूरज, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। आज जाना अमृत स्कीम के बारे में, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलो ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी हाल ही में न्यूज में दिखा गया, किस कंट्री की है? ठीक है, ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बिल्कुल नहीं डरना है, मुझे पता है कॉन्सेप्चुअल याद रह जाते हैं आपको, बट फैक्चुअल आप भूल जाते हो, बट हम रिवीजन करेंगे और बिल्कुल याद रहेगी। ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस कंट्री की है बताइए? ये रशिया की है, ठीक है, ये रशिया की है और ये यूक्रेन पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इस मिसाइल का, ठीक है। इसको रशियन ब्रह्मोस भी करते हैं और इसकी स्ट्राइकिंग रेंज 3000 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। पहले भी पढ़ा है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का डिफरेंस हमने जाना था। बैलिस्टिक मिसाइल जब हमने जाना था कि
इन्होंने, रशिया ने यार्स की इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की थी जिसका नाम था यार्स, और पढ़ा था कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो लॉन्च का प्रोजेक्टरी देखो, उसी से समझ में आ जाएगा, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट करती है, थोड़ा दूर का टारगेट करेंगी, ऊपर जाएंगी और ग्रेविटी को यूज करते हुए टारगेट लेंगी। इनका जो टारगेट होता है वो प्रिसाइज नहीं होता है, ठीक है, बस हवा में गया बहुत दूर तक, ऊपर से फिर नीचे गिरता है, पट जाता है। पर क्रूज मिसाइल एयर में ही रहती है और बहुत ही प्रिसाइजली अटैक करती है। बैलिस्टिक मिसाइल आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो, बट क्रूज मिसाइल को आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस हमने जब पढ़ा था यार्स को बारे में, तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस और क्या है अच्छे से जाना था, ठीक है। और ये जो ऑनिक्स मिसाइल है वो क्या है, सुपरसोनिक मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल, ठीक है, किसकी है, रशिया की है। चलो जापान को लेके हमने पढ़ा था, इन्होंने टेस्ट किया था H3 रॉकेट। चाइना को लेके हमने कल ही पढ़ा था यूहिन 3, और ईरान को लेके हमने पढ़ा था और बोला था कि यार्स को पार्स से कंफ्यूज मत करना, पार्स क्या है, इनकी इमेजिंग सैटेलाइट है जो लॉन्च किया था रशिया ने। चलो अभी हाल ही में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसका नाम है गैमेन। इन्होंने, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन ने किस कंट्री पे हिट किया है और जिसके चलते 18 जाने और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। किस कंट्री पे देखने को मिला है गमेन ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रकोप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है गमाने, गमाने कहेंगे, ठीक है। किस देश को प्रभावित किया जिसके चलते 18 लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये गमाने। ये किया है मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर को गमाने मेडागास्कर में आया है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलो ठीक है, बांग्लादेश को लेके क्या पढ़ा था, हमने जाना था कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपनी पहली ओवरसीज कंपनी का ब्रांच स्टार्ट किया कहाँ, बांग्लादेश में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की पहली ओवरसीज ब्रांच कहाँ स्टार्ट हुई, बांग्लादेश में। उसके अलावा कोलंबिया को लेके हमने कल पढ़ा था, जाना था कि उन्होंने, इंडिया ने कोलंबिया के साथ साइन किया है MOU रिगार्डिंग ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहा था प्लीज कोलंबिया को कंबोडिया से कंफ्यूज मत करना। कंबोडिया को लेके बहुत अच्छे से, बहुत ही इन डेप्थ हमने पढ़ा था कि वहां पे 5000 इंडियन फंसे हुए हैं और उनसे साइबर स्लेवरी जैसे क्राइम करवाए जा रहे हैं फोर्सफुली, ठीक है। चलो कल का सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो। मधुमली टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में है, कहां पे लोकेटेड है मधुमलई टाइगर रिजर्व, अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, कहां पे है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। तो क्यों है न्यूज में, तो यहां पे है एक मयूर वैली, ठीक है। इस टाइगर रिजर्व में एक मयूर वैली है जहां पे हमने देखा है कि क्रिटिकली इंडेंजर जिप्स वल्चर है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो अच्छी बात है, किसकी, जिप्स वल्चर की, ठीक है। तेलंगाना को लेकर कल पढ़ा था, इत्रुनगरम टाइगर रिजर्व कहां, तेलंगाना में। कर्नाटक को लेकर कल जाना था, BRT टाइगर रिजर्व, यहां पे फॉरेस्ट फायर का सीन देखा था। आंध्र प्रदेश अट्टापक्का बर्ड सैंचुरी, डिवीजन कर रहे हैं इसीलिए बस कीवर्ड्स देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब पढ़ा था तो अच्छे से समझा था। अगर आप नए हो इस सेशन में तो 2-3 दिन टाइम दो, आपको समझ में आने लगेगा, बट 2-3 दिन कम से कम थोड़ा सा पेशेंस रखो। बट इस बात की गारंटी है कि जैसे हमने 2 महीने के सेशन अभी तक कंप्लीट कर रखे हैं, इस 2 महीने के सेशन के बाद आप कोई भी मैगजीन उठाओ, कोई भी टेस्ट लगाओ, कोई भी एग्जाम दो, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। चलो अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने स्टडी किया ऑन सॉइल इरोजन इन वेस्टर्न घाट रीजन, बताइए। किस संस्था ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिट्टी की कटाव पर अध्ययन किया है, ये क्या है, IIT मुंबई वालों ने, ठीक है। तो क्या पाया उस स्टडी में, उन्होंने पाया कि सॉइल इरोजन बढ़ रहा है 94% फ्रॉम 1992 के मुकाबले, 1990 के मुकाबले देखा जाए तो 2020 में इजाफा हुआ है 94% का, और तमिलनाडु में हाईएस्ट 121% का इंक्रीमेंट हुआ है सॉइल लॉस में, ठीक है। चलो कहाँ, वेस्टर्न घाट में, अच्छी बात है। सॉइल इरोजन वेस्टर्न घाट बायो हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, वहां पे सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है इतना ज्यादा, तो होगा ही। चलो एंथ्रोपोजेनिक
रीजंस के चलते सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। स्टडी कंडक्ट करवाई थी आईआईटी मुंबई वालों ने, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आईआईटी गुवाहाटी को लेकर क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी से बताओ। आईआईटी गुवाहाटी को लेकर क्या पढ़ा था हमने? इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च फैसिलिटी ऑन ड्रोन पायलट, ठीक है, किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। फिर आईआईटी दिल्ली ने NICDC दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है और बनाएंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, और आईआईटी मद्रास मिनी स्पेस बाय 2025, ठीक है, जो काम करेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेस्ट लैब पे। चलो ये रिपोर्ट आई है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, हाल ही में रिपोर्ट आई है। प्रीलिम्स में जारी करता पूछ लेंगे, हो सकता है अगर क्वेश्चन टफ करेंगे तो 2-3 स्टेटमेंट जो बहुत ही न्यूज में है वो सब हाईलाइट पूछ लेंगे। मेंस में अगर मान लो इस पे क्वेश्चन आते हैं तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, है ना। तो ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, किसने जारी किया है? ये क्या है? अंकटाड ने, ठीक है। तो क्या बात कही इन्होंने? कहा कि 2023 में जो ग्लोबल ट्रेड है वो कम हो गया, डिप किया बाय 3%, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिमांड कम थी। ऑब्वियसली डिमांड कम रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, ट्रेड कम होगा। डेवलप्ड इकोनॉमीज में डिमांड कम थी और ईस्ट एशिया वगैरह में वीकर ट्रेड हो रहा था। बट फिर इन्होंने ये भी बात कहा कि चलो ठीक है 2023 में तो कम हुआ था ग्लोबल ट्रेड, बट ये फिर बढ़ जाएगा कब? 2024 में। प्रेडिक्ट किया है ग्लोबल ट्रेड विल इंप्रूव इन 2024, और फोरकास्ट क्या है कि वर्ल्ड जीडीपी जो है, क्योंकि बढ़ेगी ट्रेड तो एक्सपेक्ट क्या है कि वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 3% से भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो बिल्कुल नहीं डरना है, हम बार बार रिवाइज करेंगे इसलिए हमें सब याद रहेगा। ILO की रिपोर्ट आई थी, एक तो एम्प्लॉयमेंट वाली, बहुत हल्लंगामा हुआ था, हमने अच्छे से पढ़ा था। 83% जाना था क्या? यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट, और प्रॉफिट एंड पॉवर्टी 37% इंक्रीमेंट हुआ है फोर्सफुल लेबर के थ्रू। प्रॉफिट एंड पॉवर्टी किसकी थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की थी। UNEP ने रैप के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया, ठीक है, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, और एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम था फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। क्या था? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि 1.5 बिलियन टन का वेस्ट जनरेट हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें इनइडिबल पार्ट्स भी आते हैं, ठीक है। 1.5 बिलियन टन, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है यार, ठीक है। किसने कहा? UNEP और WRAP ने। फिर WHO को लेकर कल ही हमने पढ़ा था, कोविनेट के बारे में जाना था, जिसमें बात की गई थी कि हम 36 लैब्स बनाएंगे इन 21 कंट्रीज के साथ मिलकर। चलो, किस गल्फ कंट्री ने मिस यूनिवर्स पीजेंट के लिए पहली बार पार्टिसिपेट किया है? ठीक है, मतलब मिस यूनिवर्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सी गल्फ कंट्री है जो पहली बार पार्टिसिपेट करेगी? मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है, बहुत न्यूज में था। बिल्कुल जी हाँ, ये है सऊदी अरब, ठीक है। तो सऊदी अरब ने पहली बार ऑफिशियली बोला है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे ना मिस यूनिवर्स में। और किनको भेजेंगे? रूमी अलग हानी को, मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ या नहीं, बट आप देख लो, रूमी नाम है इनका, और ये पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। UAE को लेके क्या पढ़ा था हमने? बैप्स मंदिर जाना था, संस्थान जाना था, किसने किया था स्टार्ट ये ऑर्गेनाइजेशन? शास्त्री जी महाराज ने किया था। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था UAE में, क्या था इसका थीम? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। उसके अलावा ईरान अभी पढ़ लिया, पार्स है ना, ठीक है। उसके अलावा छबहार पोर्ट के बारे में भी जाना था, कहाँ? ईरान में है। आर्मेनिया और अजरबैजान को लेके जाना था। फिर जाना था हमने CSTO के बारे में, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कंट्रीज हैं, ठीक है। इनके बीच में एक एरिया है जो डिस्प्यूटेड है, जिसका नाम है नोगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज इस पे अपना क्लेम पुट करते हैं, बट क्योंकि आर्मेनिया का रशिया ने सपोर्ट नहीं किया तो आर्मेनिया में मना कर दिया कि हम CSTO जो रशियन लेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम अपनी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, हर एक चीज डील कर रखा है हमने ऑलरेडी, अभी बस रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी करेंगे, नहीं तो फिर 1 घंटे का देख के आप भाग जाओगे कि 1 घंटे का सेशन कौन देखेगा। चलो, रिसेंटली हाल ही में न्यूज में देखा गया है स्टारगेट, ये क्या है? हाल ही में न्यूज में आई है स्टारगेट, ये क्या है? ये AI सुपर कंप्यूटर है, ठीक है।
तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने कहा है कि हम स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे स्टारगेट जो एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है और लॉन्च करेंगे बाय 2028। ठीक है, $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है और कैपेबिलिटी है इसमें कि ये जो है इसका जो डाटा होगा वो जो करंट सुपर कंप्यूटर का डाटा है ना उससे 100 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, स्टारगेट इंपॉर्टेंट होगा। एआई सुपर कंप्यूटर, अभी हाल ही में हमने एआई डॉल का भी पढ़ा था जब जाना था कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने 7000 एआई डॉल जिसका नाम था हायो डॉल वो रखा है हॉस्पिटल्स में जो हेल्प करेगा डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्गों को। उस एआई डॉल में सारा भी डाटा जो होता है पेशेंट के रिगार्डिंग सब मौजूद था। क्या नाम था? हायो डॉल। किसकी थी? साउथ कोरिया की थी। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन अगर एआई का पूछा जाए तो याद रखना। ठीक है, उसके अलावा प्लांट डिजीज को लेके पढ़ा था, चुड़ैल का झाड़ू, विचर्स ब्रूम, हरियाणा की गवर्नमेंट ने पाया था कि एक डिजीज है जो फैल रहा है किसमें? मटर के पौधों में, और कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। बहुत अच्छे से जाना था। फिर आवाज प्रोड्यूसिंग साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट किकडास पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि मेघालय में बटरफ्लाई किकडास पाए गए हैं। ठीक है, तो हो गया आज का सेशन। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।